अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सोयाबीन के वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग की है गंभीर समस्या, समय पर करें निदान। अपने मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। तो प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वह इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और बुवाई से पहले कौन कौन सी जरूरी बातों को विशेष ध्यान में दें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रही है सहायक बीज अधिकारी हेमलता वर्मा। आज आपके सामने सोयाबीन की उन्नत खेती, अधिक उपज पैदावार किस प्रकार से ली जाए उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बुआई का समय आ गया है और बरसात कई जिलों में हो गई है और कई कई जगह पे होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो सोया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें। एक JS 9305 है, ये 90 से 95 दिन की फसल है, करीब 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। एक अन्य किस्म है 9560, ये भी 80 से 85 दिन की फसल है, 20 से 25 कुंटल इसकी उपज आती है 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों। और हमारी किस्म है RBS 2001-4, ये करीब 85 से 90 दिन की फसल है। एक किस्म आती है NRC 37, ये 95 से 110 दिन की फसल है। NRC 7 है जो करीब 90-100 दिन की फसल है और 25 से 35 कुंटल उपज 1 हेक्टेयर में से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार किसान भाई अपने मौसम के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किस्म का चयन करें। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुवाई ना करें। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है, उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। किसान भाई अब हम सोयाबीन की फसल में कितना उर्वरक दें, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो किसान भाई अपनी फसल में गोबर की खाद या नाडेप खाद दे सकते हैं, जो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर से की दर से उपयोग करें, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। ये अवश्य दें आप किसान भाई अपनी फसल में। रासायनिक उर्वरक में आप 20 के अनुपात में नत्रजन, 60 से 80% अपना स्फुर, करीब 40% अपना पोटास और 20% अपना करीब सल्फर अवश्य दें। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। अगर हमारे छोटे दाने वाली जाती है सोयाबीन की तो 60 से 70 किलोग्राम बीज ले। अगर थोड़े बड़े दाने वाली है 80 से 90 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई ज़्यादा बीज का उपयोग ना करें, जितना रिकमेंडेड है उतना ही बीज का उपयोग करें। बीज जब बुआई के लिए तैयारी करें तो किसान भाई उसको फफूंदनाशी से उपचार करें। फफूंदनाशी में हम थायरम और कार्बनडाजिम 2:1 का उपयोग कर सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से। किसान भाई ये जो हमारी सोयाबीन है ये नत्रजन वाली फसल है, तो इसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग अवश्य करें। राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम
की मात्रा 10 किलो बीज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो पहले अपना फफूंदनाशक से उपचार कर लें बीज को, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करें, फिर उसके बाद बुआई करें। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। तो किसान भाई, अगर हमारी फसल में पानी की कमी देखते हैं बुआई के बाद, तो उसके फसल के अनुसार और अपनी मिट्टी की किस्म के अनुसार आप खेत में पानी दें। अगर बारिश लगातार हो रही है तो जल निकासी की किसान भाई व्यवस्था करें। अगर जल निकासी नहीं होगी उचित प्रकार से तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से किसान भाई अपनी फसल में जल निकास और अगर पानी की कमी दिख रही है, अगर धूप निकल रही है तो पानी की व्यवस्था अवश्य करें। तो किसान भाई, जैसे अगर हम बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फरो ओपनर के माध्यम से भी कुंड बना सकते हैं। तो एक फरो ओपनर से जो कुंड बनता है तो ये जल निकासी का भी काम करता है अधिक वर्षा की स्थिति में, और अगर कम वर्षा हो रही है तो ये पानी को भी संरक्षण करता है ये कुंड। तो इस तरह से भी आप सीड ड्रिल से अगर बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फरो ओपनर से गहरी नाली बना दें। अब हम चर्चा करेंगे इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाई, पहले तो अपनी फसल की जब गहरी जुताई कर दें बुआई से पहले, तो इससे खरपतवार नहीं आए। अगर रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं तो रासायनिक विधि में अगर बोनी के तुरंत बाद करना है तो पेंडामेथिलिन नाम की दवा आती है, ये इसका भी वही 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर लें। और अगर हमारे पास लेबर की व्यवस्था है तो हमारे हाथों के द्वारा भी किसान भाई बुआई के बाद निकलवा सकते हैं खरपतवार मजदूर लगाकर। इस साथ में अगर यांत्रिक विधि से करना है तो डोरा कुल्पा के माध्यम से भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अपनी फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की घटना की निंदा। डीजीपी को स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। उदयपुर की घटना पर उमा भारती का ट्वीट। राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना चिंता का विषय, सभी शांति और सामंजस्य बनाए रखें। उदयपुर की घटना पर भोपाल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश में पूरे साल दूध और दुग्ध उत्पादों की अत्यधिक मांग रहती है। इसी मांग को देखते हुए किसान गाय भैंसों का बड़ी संख्या में पालन करते हैं और इनका दूध बेचकर अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन पशुओं में कई तरह के रोगों का सामना भी पशुपालकों को करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही रोग एंथ्रेक्स के बारे में जानकारी लाए हैं, जो कि पशुओं के लिए घातक है। तो ये रोग पशुओं में कैसे होता है और इसके निदान के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी, छुआछूत की बीमारी एंथ्रेक्स के बारे में बात करेंगे। एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाली, सभी पशुओं में होने वाली एक बीमारी है। इसमें सभी ज़्यादातर गाय भैंस जाति के पशु होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये छुआछूत की बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेज़ी से फैलता है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस के साथ संक्रमण के कारण होता है, जो एक कठोर बैक्टीरिया है जो लंबे समय तक अत्यधिक परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। यह एकाएक तेजी से पशुओं से मनुष्य तथा मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाला एक जानलेवा रोग है। इसे एंथ्रेक्स, ऊन छाटने वालों का रोग, विषहरिया गिल्टी रोग, तिल्ली बुखार आदि अनेकों नामों से भी जाना जाता है। इस बीमारी से डेयरी व्यवसाय बहुत प्रभावित होता है।
इस रोग की पहचान पशुपालक कैसे करें और इसमें सावधानियां क्या रखें, वह इस प्रकार है। प्रारंभिक लक्षण ऐसा नहीं है कि आप पहचान पाएंगे। इसमें ज्वर बुखार काफ़ी हो जाता है और पशुओं में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जितने भी नेचुरल ओरिफिसेस हैं, जितने भी उनके छिद्र हैं, नाक से, मुंह से, कान से, पैखाना के रास्ते से, इससे खून आने लगती है। यही एक सबसे बड़ा पहचान का है कि इसमें मृत्यु के बाद उसमें खून आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत संक्रामक है और ऐसा संक्रमण है कि इसके जानवरों से आदमी में, आदमियों से जानवरों में फैलता है और मृत्यु दर सब में होती है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से, जैसा मैंने बताया कि ये जब ये मृत्यु होती है तो उससे खून बाहर निकलते हैं सभी छिद्रों से। तो ऐसे पशुओं को प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, प्रॉपर रूप नीचे गड्ढा खोद करके, उसको डीप ब्यूरियल कहते हैं, बहुत गड्ढा खोद करके उसमें डाल के और उसमें चूना और नमक डाल देना चाहिए। और वैसे पशुओं को हम लोग को किसी चमड़ा उद्योग के वाले लोगों को या किसी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। एंथ्रेक्स रोग से बचाव के उपाय जिन्हें अपनाकर पशुपालक आने वाले समय में इस रोग से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। रोग से बचाव के उपाय कुछ इस प्रकार हैं। रोगी पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। रोग से मरे हुए पशु को गहरी मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। वहीं पशु के रहने वाले स्थान को कीटाणुनाशक घोल से अच्छी तरह धोना चाहिए एवं दीवारों पर भी कीटाणुनाशक का छिड़काव करना चाहिए। एंथ्रेक्स का प्रकोप होने पर स्वस्थ पशुओं को सामूहिक रूप से एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में एंथ्रेक्स फैलता है वहां प्रतिवर्ष टीकाकरण कराना चाहिए। रोगी पशु के संपर्क में आए चारे व बिछावन को उसी स्थान पर जला देना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि इन सभी बातों को अमल में लाया जाए तो एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारी से हम अपना और अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं और इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा पहचान नहीं हो पाती है और ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए उसमें हम प्रॉपर रूप से उपचार नहीं हो पाता है। लेकिन उसका टीका उपलब्ध है। हम लोग किसान भाइयों को वो टीका दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी ही इसका टीकाकरण करना है। 1 ml है चमड़ा में या मांस में, उसका टीका दे देने से हमको 1 साल तक उस रोग से प्रतिरोधक क्षमता वो उन पशुओं में आ जाती है। और हम लोग हर एक साल इस रोग से हम लोग उसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण करेंगे तो हर साल रोग से प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वो हमारे पशुधन बचे रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये आदमियों में भी होता है, तो चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों में जो अगर मांस नहीं खाते, मांस खाने से तो ये मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर चमड़ा में भी काम कर रहे हैं तो उनका पूरा शरीर, पूरे हाथ पैर में जहाँ से टच होगा वो स्पोर्ट्स में, तो उसका उनका हाथ भी खराब हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसका टीकाकरण हमेशा हर गर्मी शुरू होने से पहले करा लें और 1 साल के लिए उससे पशुधन को बचा लें। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आज सुबह उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की घटना की निंदा। डीजीपी को स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। उदयपुर की घटना पर उमा भारती का ट्वीट। राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना चिंता का विषय, सभी शांति और सामंजस्य बनाए रखें। उदयपुर की घटना पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ट्वीट। कांग्रेस सरकार से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और कृषि महाविद्यालय इंदौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां तक संभव हो अपने खेत का समतलीकरण करवाएं। अंकुरण परीक्षण करके उपलब्ध सोयाबीन बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, जो उचित पौधे के स्टैंड के लिए 70% होनी चाहिए। अच्छी तरह से विघटित FYM 10 टन प्रति हेक्टेयर या कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर या कुक्कुट खाद 2.5 टन या वर्मी कंपोस्ट 2.5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें। गर्मी में हर 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई करने की सलाह दी जाती है। क्रॉस हैरोइंग और प्लेकिंग द्वारा खेत तैयार करें। अत्यधिक वर्षा के साथ साथ सूखे की स्थिति में फसल को बचाने के लिए ब्रॉड बेड फरो या बुआई के रिज और फरो विधियों का उपयोग करके फसल को बोने की सलाह दी जाती है। किसान भाई कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें और माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी जरूरी है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। यह समय टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई यह प्रयास करें कि वे कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला में तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को थीरम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने के बाद ही पौधशाला में बुआई करें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्योटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। हवा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा सूखे स्थान में बांधें और परजीवियों से बचाव के उपाय करें। साफ एवं ताजा पानी दिन में 3 बार दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करें। मुर्गे एवं मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सेठी जिला रतलाम के कृषक विनोद दयाल ने। ये सहतूत की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विनोद दयाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ये शहतूत है ये मैदानी इलाकों से लेकर ये आपका हिमालयन रीजन तक, आपके हाई हिल्स तक हो सकता है। शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती के लाभों के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शहतूत के फल, आपके जो शहतूत के फल वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आप इनको शुगर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जो होंगे आपके फ्रेश फ्रूट और बिना खाद वाले फ्रूट जो आपको शहतूत के आपको मिल सकते हैं।
दूसरा जो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम इसका चारे के लिए। किसानों के लिए जो शहतूत का चारा गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा चारा है और इसमें जो आपका क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसको गर्मी के मौसम में जब आपका और सारा चारा ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप शहतूत का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चारे के लिए। फिर आप इसका तीसरा यूज़ जो आता है उसका वो है आपका सेरिकल्चर में, रेशम उद्योग में, जो कि सबसे फ़ायदेमंद उद्योग है इस वक्त कि आप इसके ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना जाता है शहतूत, जो कि आपका वाइट मलबरी भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो शहतूत के कीड़े को आप इस पर पालकर इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपकी जो इसकी लकड़ी है उसको भी आप, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगता है, तो इसको आप हमारे जो लोग फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके बर्तन भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, शहतूत कम समय और कम लागत में तैयार होने वाला पौधा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो शहतूत की जो खेती के लिए आपको इसकी कटिंग्स सबसे अच्छी चलती है। आप इसका बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस शहतूत के जो किस्में हैं आपके जो मैदानी इलाकों में है वो आपका वाइट मलबरी, जिसको आप मोरस अल्पा के नाम से जानते हैं, और जो आपके ये काला शहतूत, ठीक है, ब्लैक आपका जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपके जो मैदानी इलाकों में जो रेशम उद्योग में है वो मोरस अल्पा वाइट शहतूत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पर जो कटिंग है वो उसमें इजी टू रूट है, तो आप इसकी कटिंग जो है वो सर्दियों के मौसम में आपने इसकी कटिंग्स बनानी है। और जो कटिंग का साइज़ रहेगा वो आपका रहेगा, कलम का साइज़ वो रहेगा आपका 8 से 9 इंच, जिसमें आपके 2 से 3 बड आपके ऊपर होने चाहिए ज़मीन के ऊपर। और इसमें आपने जो कटिंग है वो आपकी जो पेंसिल साइज़ का, बहुत मोटी कटिंग नहीं लेनी है और बहुत पतली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग लेनी है। और उसको आपने सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी के महीने में आपने वो कटिंग्स लगानी है 15 जनवरी के बाद। और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाकर आपने इनको अच्छे से जो मिक्सचर बनाना है वो आपने गोबर का या रेत भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है, और अगर हल्की मिट्टी है तो आप गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कटिंग लगानी है, कटिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपने उसमें लगातार इसमें आपने पानी देना है, वो सूखनी नहीं चाहिए कटिंग। आपके थोड़े टाइम के बाद इसमें आपके बड निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि हो सकता है हर बड से आपके नई शूट आ जाए, तो आपने एक ही शूट को मेंटेन करके रखना है उसमें जब तक कि आपका पूरा पौधा तैयार ना हो जाए। ये पौधा जब तैयार हो जाए तो बरसात के मौसम में आपने इसकी प्लांटिंग करनी है आपके अपने खेतों में। खेतों में आप इसको आपके बंड पर भी लगा सकते हैं, खेतों के किनारों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका और खेत का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपके पास बीच में जगह है तो आप इसको आप इन खेतों के बीच में लगा सकते हैं। तो आपने जो भी प्लांटिंग करनी है वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि इसको बारिश के टाइमर जिससे इसमें पानी की कमी ना आए। फिर आप इसमें जो बंड्स में आपके जो आपकी दूरी रहेगी वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप इसको लगाएं, क्योंकि जो इसका क्राउन का स्प्रेड है वो ज़्यादा रहता है, जिससे आपको, अगर आप इसको चारे के लिए या आप रेशम उद्योग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से, आपको इससे आपके इसके पत्ते अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए और बड़ा पत्ता आपको मिले। और प्रबंधन में आपको कुछ करना है तो आप इसकी पोलार्डिंग कर सकते हो। जैसे आप चारे के लिए आप उसके ऊपर से इनकी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे जब आप इसकी पूरी शाखाएं काट जाएंगे तो अगले साल के लिए आपके जो नए पत्ते आएंगे उसमें आपके जो रेशम उद्योग वाले जो किसान हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रेशम के जो कीड़े हैं वो नए पत्तों को ज़्यादा अच्छे से आप उसके चबा सकते हैं और नए पौधों के लिए वो उनका अच्छा चारा बनता है। तो उसके जो विशेष प्रबंधन में यही है कि आप इसका जो क्राउन का साइज़ है, आपका ट्री का साइज़ है, उसको आपने छोटा ही रखना है, जिससे कि आप आसानी से इसको प्रबंधन इसका कर सकें और आप इसके कीड़ों को आराम से इससे निकाल सकें। शहतूत की खेती में आपको बहुत ज़्यादा अधिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समय समय पर आपको इसमें पानी देना है और आपको एक तौलिया बनाना है, प्रॉपर तौलिया, जिससे इसमें कि किसी भी तरह की वीड्स ना आए, खरपतवार इसमें ना उग सके। तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चारे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर मिलाकर अच्छे से ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है या और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, आपने इसमें बीच बीच में आपने पानी देते रहना, जिससे कि ये
अच्छे से आपका तैयार हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो शहतूत है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रबंधन भी नहीं मांगता है, और इस छोटे से ये बहुमूल्य पौधे कम समय में और आपके कम पैसों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।